नमस्कारम। आज हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। हमारा प्रयास था कि नया टॉपिक शुरू कर दें, जो टॉपिक साख है क्रेडिट, लेकिन कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन था कुछ बच्चों के पास। और खुशी होता है जब आप सब पूछते हैं। ऐसे एक ही अभी तक स्टूडेंट है जो पूछ रहे हैं कि जमा मांग क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है। उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ और सही मायने में हम भी इस पर चर्चा बहुत गहराई से नहीं किए थे। बाकी बच्चे ऐसा नहीं पूछ पाए। तो मुद्रा पे भी वो पूछे थे कि मुद्रा क्या है, मनी क्या है। तो हम इस तीनों के बारे में अभी बात कर लेते हैं। हालांकि बचत के बारे में आपके बुक में चर्चा डायरेक्टली नहीं किया गया है। ये जो टॉपिक आपके बुक में आया होगा, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, उसके अंतर्गत हम बचत को भी देख लेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देना भी है उसमें। पहले मुद्रा को देख लेते हैं। मुद्रा है क्या, मनी क्या है। अभी हम कुछ 2-3-4 ऐसा हम परिभाषा देंगे जो विश्व के जो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके द्वारा दिया गया था। ये 3 आधार पर है। मुद्रा को हम लोग मनी को 3 बेसिस पर परिभाषित कर सकते हैं। पहला है डेफिनेशन बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मीन्स ऐसे वो परिभाषा जो आम जन एक्सेप्ट कर लिया हो या जिसे मान्यता दे दिया गया हो। इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वमान्यता पर आधारित परिभाषाएं। ये इसमें मार्शल आ जाते हैं, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो बिना संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तथा खर्चों को चुकाने में साधारणतया प्रचलित रहती हैं। अब कोई भी वस्तु हो सकता है जो एक किसी खास हिस्से में, जो देश हो सकता है, एक देश के बड़े से जनसमूह में वह एक्सेप्ट हो, उसे स्वीकार करता हो मुद्रा के रूप में। वह कोई भी वस्तु हो सकता है। अब क्योंकि हमें आदान प्रदान करने में कागजी नोट और सिक्के काफी आसान होते हैं किसी दूसरे वस्तु के रूप में, लेकिन हमारे देश में एक मेजोरिटी में, या कहने की हर एक नागरिक रुपया को मान्यता प्रदान किया है और हमारी सरकार ने भी इसे मान्यता दिया है। इसी लाइन को यदि हम इंग्लिश में कहें तो हमें कहना पड़ेगा, मनी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर जनरली करंट without doubt or special inquiry as a means of purchasing commodities or service and of defraying expenses। ये प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में था। ये था सर्वमान्यता के आधार पर। दूसरा है कार्यवाहक परिभाषाएं, जिसे हम फंक्शनल डेफिनेशंस कहते हैं। फंक्शनल डेफिनेशंस, इसमें क्राउथर एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये क्राउथर कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा है जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का भी कार्य करती है। मूल्य मापन मीन्स कि किसी वस्तु का हम मूल्य आंकते हैं कि कितना रुपया है, और मूल्य का हम संचय में से इकट्ठा भी करते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कहें तो कहना पड़ेगा, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as a measures and as a store of value। हम इससे किसी वस्तु को तो खरीद ही सकते हैं, यह विनिमय का, एक्सचेंज का मीडियम तो है ही, लेकिन हम उसी समय पर, एक ही समय पर हम किसी वस्तु का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप का डेफिनेशन था। तीसरा है वैधानिक परिभाषाएं, जिसे हम लीगल डेफिनेशन कहते हैं। इसके सबसे बड़े, इस परिभाषा को सपोर्ट करने वाले या समर्थक कह सकते हैं, वो प्रोफेसर नैप हैं। प्रोफेसर नैप, इनका कहना है कि कोई भी वस्तु जो राज्य अथवा देश द्वारा, यहाँ राज्य का कहने का मतलब कोई देश हो, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहना पड़ेगा, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय द स्टेट बिकम्स मनी। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो जिसे
किसी राज्य अथवा सरकार ने राष्ट्र के सरकार ने, राज्य अथवा देश के सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया है तो वह मुद्रा कहलाएगी। लेकिन इसमें इस स्थिति में भी जो जनसमूह है, एक बड़ा सा हिस्सा है देश के लोगों का, जो जनसंख्या का हिस्सा है, वह यदि मान्यता नहीं देती है तो वो फिर मुद्रा नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोगों की मान्यता सर्वोपरि है, अहम है। अब जानते ही हैं कि मुद्रा के आ जाने से कितना आसान हो गया है विनिमय करना, खरीद बिक्री करना, और हम धन का संचय भी कर सकते हैं आसानी से। अब तो बैंक सब आ गया है, तो बैंक में भी और भी सुविधा आ गया है कि आप घर में नहीं रखते हैं, बैंक में जाकर रख देते हैं। घर में रखने से चोरी वगैरह सब होने की संभावनाएं होती है कि चोरी हो सकता है, कोई डकैती कर ले, ऐसा स्थिति होता है, या पर्स में रख रहे हैं तो गिर जाएगा। लेकिन बैंक में रखने से सुरक्षित रहता है। हालांकि अब साइबर क्राइम भी होने लगा है, जिससे बैंक में अकाउंट है, अकाउंट से रुपया गायब हो जाता है, ऐसा भी स्थिति आता है। लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने पर वो स्थिति नहीं उत्पन्न होता है। अब हम बचत को देखते हैं। मान लेते हैं कोई आदमी है, सम्मुखन को मान लेते हैं। सम्मुखन एक व्यक्ति है और कहीं काम करता है। सम्मुखन काम करने पर इसको 7,000 रुपया प्रति महीना मिलता है। 7,000 रुपीज इसको सैलरी के रूप में मिलता है, और इसमें से खा पी करके जितना खर्चा करना है सम्मुखन को परिवार पर, अपने पर, वो पूरा करने पर 5,000 रुपया इसका एक्सपेंस है। ये अर्न करता है 7,000 रुपया और एक्सपेंस करता है 5,000 रुपया, तो बचा कितना? 2,000। यदि इस 2,000 को यह किसी दूसरे चीज में खर्चा कर दे, उड़ा पुड़ा दे खा करके, ऐश मौज करते हुए, तो बचत नहीं होगा। लेकिन यदि इसी 2,000 रुपया को कहीं पे जमा कर दे बैंक ही में ही, तो यह इसका बचत कहलाता है। अब बचत पर बैंक कुछ ब्याज भी देती है। यदि बचत करता है एक निश्चित समय के लिए, एक खाता खुलवा करके किसी बैंक में, तो बैंक इसको उस पर ब्याज भी देता है, और यह रुपया जो 2,000 पहले था वो उसमें बढ़ोतरी हो जाता है, जो मूलधन होता है। अब इसको हम जमा पूंजी कहते हैं। हम बैंक में इस पूंजी को जमा कर दिए हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा होगी, सम्मुखन की जब इच्छा होगी, जैसे ही जरूरत पड़ा, तो वह बैंक से मांग पर उस जमा को निकाल सकता है। डिमांड करता है, हमको चाहिए, तो एक विड्रॉल फॉर्म को फिलअप किया जाता है, जिसको निकासी फार्म भी कहते हैं या विड्रॉल फॉर्म भी कहते हैं, और बैंक में जाकर वो रुपया को निकाल लेता है। इस जमा पूंजी जो जमा मांग है, उसका कई सारा फायदा है। यदि बैंक वाला ये अलाउ नहीं करता कि अब जमा कर सकते हैं, लेकिन एक खास दिन के बाद ही खाली निकाल सकते हैं, बस इसमें यही सुविधा होता, तो जमा मांग नहीं आता। जमा मांग कहने का मतलब कि हम जब डिमांड करते हैं बैंक से कि हमारे अकाउंट से रुपया आना चाहिए, हमको जरूरत है, तो रुपया बैंक वाला देता है और देगा। इसका कई सारा लाभ है। वो स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि इसका लाभ क्या क्या सब होता है। लाभ को देख लेते हैं। मान लेते हैं सम्मुखन गांव से शहर गया और उसको SBI में खाता है, और उसके पास अब ATM तो आम बात हो गया है, ATM भी है उसके पास। तो जमा मांग पर जमा जो बैंक में किया है रुपया, वह गांव से शहर गया, मान लेते हैं मद्रास या मुंबई ही गया, मुंबई गया, और मुंबई में उसको 5,000 रुपया की जरूरत है। तो अब गांव से यह मुंबई तक अपने साथ 5,000 रुपया लेकर नहीं जाएगा। यह इतना ही रुपया लेकर जाएगा जितना में उसको ट्रेन भाड़ा, खाने पीने का में हो जाएगा। मुंबई जाकर के जैसे ही इसको जरूरत पड़ेगा ATM से आसानी से निकाल सकता है। ये इसका फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि हमें जैसे ही जरूरत पड़ता है, जितना ही जरूरत पड़ता है उतना ही हम निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक देता है, एट ए टाइम देता है। हमारे पास वो चीज होना चाहिए जिससे बैंक वाला हमको पहचान पाए। जैसे हमारे पास मान लेते हैं ATM नहीं है और पासबुक है, तो हमको उस बैंक के ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस ब्रांच में खाता खुला हुआ है, और हम अपनी मांग के अनुसार उसको निकाल सकते हैं। बैंक वाला नहीं रोक सकता कि भैया अभी आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकता है।
विशेष परिस्थिति में काम जब नहीं होता है, लिंक फेल है, तब नहीं निकलता है। भुगतान का एक और तरीका है जो जमा मांग पर चेक बुक के द्वारा भुगतान किया जाता है। चेक बुक आप सब देखे होंगे, ऐसा बहुत बार देखे होंगे और प्रयोग भी किए होंगे। अब समोखन है और मनसुख है। समोखन को अकाउंट में, बैंक में अकाउंट है समोखन का, और मनसुख जो है व्यापारी है। समोखन भी व्यापार करता है, कारोबार करता है। तो समोखन जो है मनसुख से सामान खरीदता है। मान लेते हैं 1 लाख रुपया का सामान खरीदा, 1 लाख का सामान खरीदा, और समोखन इसको कैश में रुपया नहीं देता है, नगद में भुगतान नहीं करता है। मनसुख को जब जरूरत पड़ता है या एक निश्चित समय के बाद जब मनसुख रुपया मांगता है, तो समोखन मनसुख के नाम से चेक काट कर दे देता है SBI का, और कहता है कि आप रुपया लीजिए। अब मनसुख के पास कैश में रुपया नहीं आया है, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपया है। यदि चेक हरा गया तो मनसुख के पास संभावना है कि वो फिर 1 लाख रुपया नहीं आए। मनसुख उस चेक को बैंक में, जिस बैंक में मनसुख का खाता है, उस बैंक में जाके वह जमा कर सकता है, या फिर खाता मान ले मनसुख का नहीं है भी है, फिर भी उस स्थिति में इसको 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन उस बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक का वो चेक है। और इस तरह से समोखन के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया कट के मनसुख के बैंक अकाउंट में चला जाता है। इससे होता ये है कि समोखन के बैंक अकाउंट में जो रुपया है वह कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, घटता है, और मनसुख के बैंक अकाउंट में जो शेष राशि है, कुल राशि में बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें घटता है और इसमें बढ़ जाता है। यह भी डिमांड मांग का ही एक रूप है, डिमांड डिपॉजिट का ही एक रूप है। ये समोखन बैंक अकाउंट में रुपया जमा किया था, लेकिन वो निकाल करके लाने के लिए नहीं गया, न ही फिर मनसुख को दिया। वह बस चेक बुक पर लिखा और मनसुख को दे दिया, मनसुख के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इतना फायदा होता है। तो अभी वर्तमान में पूरे विश्व की बात करें तो ये जो जमा मांग है और करेंसी है, यह दोनों जो है, यह करेंसी का एक प्रमुख रूप है, मुद्रा का रूप है, करेंसी और जमा मांग। इसे भी मुद्रा, एक तरह से मुद्रा ही माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट था। एक पॉइंट पर और हम बात करना पसंद करेंगे, चाह लेते हैं, सोचते हैं कि उसको बात कर ली, उस पॉइंट पर बात कर ही ले, और फिर नेक्स्ट क्लास में साख की बात करेंगे। साख को इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे एक्टिविटीज, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ये जो बैंक वाला है वह ऋण संबंधी गतिविधि किस तरह से करता है उसको देखते हैं, या फिर किस तरह से वह बैंक ऋण लेता है, ऋण जमा लेता है और ऋण देता है, इसको देख लेते हैं। ये बहुत सारा आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर है, थोड़ा बहुत कमाने वाला है, बहुत ही कमाने वाला नहीं है, मिडिल क्लास आदमी तक है, और एक बैंक है मान लें, और यहाँ बड़का बड़का भूप सब है, कहले कि ये सब साहब सब है, जो व्यापारी है, उद्योगपति है, और इसको रुपया बहुत मात्रा में चाहिए। ऐसे जो बहुत से सारे लोग हैं जो अपने कमाई का छोटा सा हिस्सा ही सिर्फ बैंक में जमा करते हैं ताकि ब्याज मिल सके और भविष्य में काम आ सके। तो इन लोग सब बैंक में जमा करता है रुपया, और बैंक वाला उस रुपया, जमा रुपया पर कुछ ब्याज भी देती है। अब बैंक जो रुपया इकट्ठा होता है इस जमा पूंजी से, जमा से, वह बड़े बड़े उद्योगपति या कारोबारियों को, जिसको जरूरत हो, बड़ा ही नहीं, मिडिल क्लास वाले को भी, जिसको भी जरूरत होता है उसको लोन बांट देती है लोन के लिए। अब ये लोग सब भी लोन चुकाता है, ऋण चुकाता है, लेकिन ब्याज देकर, ब्याज सहित चुकाता है। बैंक इस सब को जमा पूंजी तो देता ही है जो जमा किया था, साथ में कुछ मात्रा में ब्याज भी देती है। तो जितना ब्याज इससे लेती है
उद्योगपति कारोबारी जिसको ऋण दिया रहता है, लोन दिया रहता है बैंक, उससे बहुत कम लोन इंटरेस्ट ब्याज जमा करने वालों को मिलता है। यदि मान लें कि जो व्यापारी या उद्योगपति है जिसको बैंक ने ऋण दिया है, उन लोगों से 10% इंटरेस्ट रेट पर दिया है, तो इन लोगों को इंटरेस्ट का छोटा सा हिस्सा 2% या फिर 3% ही मिलेगा। इस बीच का जो अंतर होता है ना, ये लगभग यदि 3 मान लें तो 7% हुआ। मान लें की बात करते हैं, सिर्फ मान लिए हुए हैं। रियलिटी अलग अलग तरह के लोन का अलग अलग होता है और समय समय पर बदलता भी रहता है। जो 7% है, इसी 7% ये जो है बैंक का मुनाफा है, और बैंक जो है इस मुनाफे में अपने कर्मचारियों को बांटती है। बैंक का जो रख रखाव का खर्चा आता है उस पर खर्च करती है, और बाकी रुपया अपने पास रख लेती है। अब बैंक एक खास तरीके से काम करता है, इसका अपना एक शेड्यूल होता है। जितना जमा आ पाता है उस जमा का लगभग 15% कैश ही, नगद ही बैंक के ब्रांच में होता है, बैंक में होता है। बाकी जो 85% होता है उस कैश को दे दिया जाता है किसी को लोन में। ये एक अनुमानता है, 15% के आसपास ही रखते हैं बैंक कैश को, क्योंकि एक अनुमान के तहत यह देखा गया है कि जितना जमा करने वाले हैं वह अपने डिमांड डिपॉजिट को लेने के लिए बहुत 15% के आसपास आते हैं। जितना लोग जमा करते हैं सब दिन वह निकालने के लिए नहीं आते हैं, लगभग 15% नगद का हिस्सा ही वह निकाल पाते हैं। तो इसलिए 15% के आसपास वह बैंक अपने पास नगद में रख लेती है रुपया को, बाकी को लोन पर दे देती है। किसी खास त्योहार के आसपास में यह 15% थोड़ा और बढ़ जाता है, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, इस समय, क्योंकि जमा भी बहुत होता है और निकासी भी बहुत बड़े मात्रा में होता है, तो बैंक उस तरह से वह मैनेज कर लेती है। हमको लगता है कि समझ में आया होगा जो आप जानना चाह रहे थे। फिर भी तकलीफ है तो एक बार फिर से बताइएगा। ऐसा चाह रहे थे तकलीफ ना हो और शायद परेशानी नहीं होगी आप लोगों को समझने में। फिर भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर हमको। साथ ही थोड़ा किताब को भी पढ़ा कीजिए, किताब में बहुत ही बात रहता है। हम प्रयास करते हैं कि आप लोग तक सही भाषा में, आसान भाषा में पहुंचे, और मुझे लगता है कि थोड़ा पहले से ठीक हुए हैं हम भी, और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कई मामलों में। पिछला वीडियो भी लगभग इसी तरह से रिकॉर्ड हुआ था, ये भी। और बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत कम पढ़ने के लिए बाकी रह गया है। टाइम अभी अगस्त खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने पर है, और हमको लगता है कि इस महीना के अंत तक आधा से ज्यादा हम पढ़ लिए रहेंगे इस बुक का भाग। तो इकोनॉमिक्स में अब जो बाकी है पढ़ने के लिए, वह मोटे तौर पे इस चैप्टर को मिला करके 3 चैप्टर बचा हुआ है। कुल 5 है, जिसमें से 2 पहले ही पढ़ लिए थे और 3 को पढ़ना था, तो 1 चालू ही है, और 4-5 क्लास लगेगा हमको लग रहा है खत्म करने में। तो थोड़ा बुक को पढ़िए। और ये आपका 10th है, और मुझे लगता है आप भी इस बात को अभी भले ही एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी हो, जो भी पढ़ने के लिए मिल रहा है, शायद दोबारा जिंदगी में पढ़ने के लिए नहीं मिले, मौका ही नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो पढ़िए, जितना संभव हो पाता है उतना पढ़िए, और ये जो समय है, इस समय का पूरा फायदा उठाइए। फिर भी प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक समय का आप उपयोग कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।